morning to one and all. My dear students, from today onwards, I am going to start the new chapter, the Industrial Revolution. And in today's session, I am going to explain about the introduction about the Industrial Revolution, and after that, we will see why that revolution conducted in Britain. आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द टाउन्स, कौन से ऐसे शहर थे बेटा जिसकी आबादी, जिसमें औद्योगिकरण तेज़ी से बढ़ा, ट्रेड किस तरह से होता था, उसमें इम्पोर्टेंस ऑफ वाटरवेज को हम समझेंगे. एंड आफ्टर दैट आई शैल एक्सप्लेन अबाउट द फाइनेंस. जो देश की वित्तीय प्रणाली थी इंग्लैंड की, वो किस पर आधारित थी, इसकी जानकारी हम इस सेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे. My dear students, the transformation of industry and the economy in Britain between the 1780s and the 1850s is called the first industrial revolution. बच्चों, जो ब्रिटेन में 1780s और 1850s के डिकेड्स के बीच में जो इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, उस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसको फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है. बच्चों, ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन थे, इसका ब्रिटेन में बहुत ही दूरगामी इसके प्रभाव देखने को मिले. बाद में यूरोप के कई ऐसी कंट्रीज़ थी, साथ ही साथ यूएसए, उनमें भी ऐसे ही जो प्रभाव था उसका परिवर्तन हुआ, वो देखने को मिला. और उन परिवर्तनों का उन देशों में, जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, उसके अलावा पूरे वर्ल्ड में इसका सोसाइटी पर और इकोनॉमिक पर काफ़ी प्रभाव पड़ा. Okay, these were to have a major impact on the society and economy of those countries. It means the European countries and also on the rest of the world. तो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में बच्चों आप जानेंगे कि किस तरह से इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, किस तरह से इंडस्ट्रीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इकोनॉमी में किस तरह से ग्रोथ हुआ, सिटीज़ का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ट्रांसपोर्टेशन में किस तरह से चेंजेस आए, उनमें किस तरह से इम्प्रूवमेंट हुआ. यही सब ट्रांसफॉर्मेशन हमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में समझाता है. दिस फेज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन ब्रिटेन इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद न्यू मशीनरीज एंड टेक्नोलॉजीज. बच्चों, वाकई औद्योगिक विकास का ये जो चरण है जो ब्रिटेन में हुआ, ये नई मशीनों के कारण हुआ और तकनीकों के कारण. जो टेक्नोलॉजीज थी, मशीनरीज थी, उनसे ये बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है. ये जो चीज़ है, ये जो डेवलपमेंट है, ये इनसे काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है. पहले जिस तरह से लोग जो अपने गुड्स को प्रोड्यूस करते थे हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम्स इंडस्ट्री के माध्यम से, अब उनकी तुलना में जब इंडस्ट्रीज़ और टेक्नोलॉजी आने लगी, जब मशीनरीज आने लगी, तो भारी पैमाने पर अब गुड्स का प्रोडक्शन जो है वो मैसिव स्केल पर होने लगा. बच्चों, इस चैप्टर के माध्यम से वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द चेंजेस इन द कॉटन एंड आयरन इंडस्ट्रीज. हम इसमें कपास और लोहा उद्योगों में हुए परिवर्तनों की रूपरेखा को समझने की कोशिश करेंगे. आफ्टर दैट वी विल सी द स्ट्रीम अ न्यू सोर्स ऑफ पावर. हम यहाँ पर जो ब्रिटेन में उद्योगों में जो शक्ति का एक नए स्रोत के रूप में उपयोग हुआ, वो था भाप की शक्ति, भाप शक्ति, स्टीम पावर. ओके, और ये ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज़ थी उसमें इसका इस्तेमाल किया गया, वो भी इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा. इट्स यूज लीड टू फास्टर फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, बाय शिप्स एंड रेलवेज. इसके प्रयोग से जहाज़ों और रेलगाड़ियों द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता था, उसकी गति अधिक तेज हो गई. और जिन आविष्कर्ताओं तथा व्यापारियों ने ये परिवर्तन लाने में योगदान दिया, उनमें से बहुत सारे लोग, ठीक है, जिन्होंने भी इसको इन्वेंशन किया, मैनी ऑफ द इन्वेंटर्स एंड बिजनेसमैन हु बॉट अबाउट दिस चेंजेस वर ऑफन नाइदर पर्सनली वेल्दी नॉर एजुकेटेड इन बेसिक साइंस लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री. बच्चों, हम जिसकी बात कर रहे हैं कि जिन लोगों ने, जिन इन्वेंटर्स ने, जिन आविष्कारकर्ताओं ने ये खोज करी, वे खोजकर्ता ना तो बहुत ही धनाढ्य लोग थे, बहुत धनवान भी नहीं थे, और ना ही वे बुनियादी या बेसिक साइंस, बुनियादी विज्ञान को जानते थे, जिसके लिए फिज़िक्स या केमिस्ट्री को जानना ज़रूरी होता है.
लेकिन इस तरह की बेसिक नॉलेज को भी जानने वाले लोग नहीं थे। हम इस चैप्टर में ऐसे ही कुछ साइंटिस्ट के बारे में या कह लीजिए इन्वेंटर्स के बारे में भी समझेंगे। Industrialization lead to greater prosperity for some, but in the initial stages, it was linked with poor living and working conditions of millions of people, including women and children. बच्चों, आगे चलकर जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण की वजह से कुछ लोग तो समृद्ध हो गए, पर इसके प्रारंभिक दौर को लाखों लोगों के काम करने की खराब और बदतर रहन सहन की परिस्थितियों से जोड़ा जाता रहा। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया, काफ़ी इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, लेकिन जो लोग वहाँ पर काम कर रहे थे, लाखों लोग, उनके काम करने की जो जहाँ वर्किंग कंडीशंस थी वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। बच्चों, इस सिचुएशन को फेस करने वाले आम जो लोग थे उनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। फिर इससे विरोध भड़क उठा कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उसमें जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उसमें जो वर्कर्स की कंडीशन है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो रही है। इसका विरोध भड़क उठा। सरकार को कार्य करने की परिस्थितियों के लिए कई सारे कानून बनाने पड़े। गवर्नमेंट टू इनेक्ट लॉ फॉर रेगुलेटिंग कंडीशन ऑफ वर्क। हम इस चैप्टर में उसको भी समझेंगे। बच्चों, बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो टर्म है उसके बारे में। तो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो वर्ड है उसका यूज़ यूरोपीय विद्वानों ने, यूरोपियन स्कॉलर्स जैसे कि फ्रांस के जॉर्जिस मिशले और जर्मनी के फ्रेडरिक एंजल्स, इनके द्वारा किया गया था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, द टर्म इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज यूज्ड बाय यूरोपियन स्कॉलर्स जॉर्जिस मिशले ऑफ फ्रांस एंड फ्रेडरिक एंजल्स ऑफ जर्मनी। अंग्रेजी में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो फिलोसफर थे, इकोनॉमिस्ट थे, अर्नोल्ड टॉयनबी ने किया। ठीक, अर्नोल्ड टॉयनबी द्वारा उन परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए किया गया जो ब्रिटेन के औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में 1760 और 1820 के बीच हुए थे। बच्चों, टॉयनबी ने ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था उसका जो ड्यूरेशन था 1760 से 1820 के बीच जो डेवलपमेंट था उसको डिस्क्राइब करने के लिए किया। बच्चों, दिस डेट्स coincided with those of the reign of George III, on which Toynbee was giving a series of lectures at Oxford University. और ये उस दौरान की बात है जब ब्रिटेन में जॉर्ज तृतीय का शासन था, जिसके बारे में टॉयनबी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कई व्याख्यान भी दिए थे। उनके व्याख्यान उनकी असामयिक मृत्यु के बाद 1884 में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए थे। उन्होंने बहुत सारे लेक्चर्स दिए थे और उन सभी लेक्चर्स को एक बुक में कंपाइल करके उसको पब्लिश किया गया था और उस बुक का नाम था लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। तो इस तरह से जो टॉयनबी थे, अर्नोल्ड टॉयनबी ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को जो ब्रिटेन में हुआ था उसको अपने शब्दों में समझाने की कोशिश की थी। बच्चों, इसके बाद में कुछ और हिस्टोरियंस थे जैसे टी.एस. एस्टन, पॉल मंतू, एरिक हॉब्सबॉम, है ना। ये मोटे तौर पर टॉयनबी के विचारों से सहमत थे, है ना। जो टॉयनबी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो ब्रिटेन में हुआ था 1760 टू 1820 के बीच उन्होंने जो बात बतलाई उनकी बातों से काफ़ी हद तक सहमत थे। फिर बच्चों 1780 से 1820 के दौरान जो कॉटन और आयरन इंडस्ट्री थी, कोल माइंस थी, रोड्स थी, कैनल्स के का जो फॉर्मेशन था, है ना, ये सभी चीज़ों को इकोनॉमिक ग्रोथ के तौर पर देखा गया। एस्टन ने तो इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का उत्सव भी मनाया जब इंग्लैंड छोटी छोटी मशीनों और कलपुर्जों की बाढ़ से मानो अपलावित हो गया। Austin celebrated the Industrial Revolution when England was swept by a wave of gadgets. ढेर सारे छोटे छोटे कलपुर्जे जब बनने लगे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में तो एस्टन ने इसे सेलिब्रेट भी किया। तो बच्चों आपने देखा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो टर्म्स हैं उसको इस्तेमाल करने वाले
पहले कौन लोग थे? यूरोपियन स्कॉलर्स थे, जॉर्जिस मिशले और जर्मनी के फ्राइडरिक एंजल्स, इन्होंने इन टर्म का इस्तेमाल किया था। अब देखते हैं कि ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन से ही क्यों स्टार्ट हुआ। इसके लिए या ब्रिटेन में ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए ब्रिटेन को सपोर्ट करती थी। ब्रिटेन वॉज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सपीरियंस मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन and it had been politically stable since the 17th century with England, Wales and Scotland unified under a monarchy। बच्चों, ब्रिटेन पहला देश था जिसने सबसे पहले आधुनिक औद्योगिकीकरण का अनुभव किया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक्सपीरियंस किसने किया? ब्रिटेन ने। यह 17th सेंचुरी से पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेबल रहा, ठीक है, ये संतुलित रहा, सुदृढ़ बना रहा। और इसके जो 3 हिस्से थे ब्रिटेन के, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, यहाँ तीनों पर एक ही राजतंत्र काम करता था, एक ही मोनार्की काम करती थी। यहाँ एक ही सम्राट का एक छत्र शासन चलता था। तो इसका मतलब क्या था? दिस मींट दैट द किंगडम हैड कॉमन लॉज, अ सिंगल करेंसी एंड अ मार्केट दैट वाज नॉट फ्रेगमेंटेड बाय द लोकल अथॉरिटीज लेविंग टैक्सेस ऑन गुड्स दैट पास्ड थ्रू देयर एरिया, दस इंक्रीजिंग देयर प्राइस। कहने का मतलब ये है कि जब एक ही राजा, एक ही सम्राट का छत्र शासन रहेगा तो इसका अर्थ ये हुआ कि संपूर्ण राज्य में एक ही कानून व्यवस्था होगी, एक ही सिक्का या मुद्रा प्रणाली चलेगी, एक ही बाजार व्यवस्था होगी। और इस बाजार व्यवस्था में, ठीक है, इस बाजार व्यवस्था में किसी भी प्रकार से जो लोकल अथॉरिटीज़ होगी, स्थानीय प्राधिकरण, उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। यानी कि वो अगर उनके एरिया से, उनके इलाके से कोई गुजरने वाला सामान है, माल है, तो उस पर कोई और टैक्स नहीं लगा सकते थे। अगर टैक्स इम्पोज कर देते तो उनकी कीमत बढ़ जाती, तो टैक्स नहीं लगा सकते थे, जिसकी वजह से उसकी कीमत नहीं बढ़ सकती थी। बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी मनी वॉज वाइडली यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बच्चों, 17th सेंचुरी के अंत तक आते आते जो मनी थी, मुद्रा थी, वो आदान प्रदान करने का एक व्यापक रूप में, माध्यम के रूप में, एक व्यापक रूप से उसका प्रचार प्रसार होने लगा। आदान प्रदान के माध्यम के रूप में व्यापक रूप से इसका उपयोग होने लगा। तब तक जो बहुत सारे लोग थे वो अपनी कमाई वस्तुओं के बजाय मजदूरी या वेतन के रूप में पाने लगे थे। पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो था उसके तौर पर हो सकता है गुड्स मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता रहो। अब लोग अपनी मजदूरी और वेतन करेंसी के फॉर्म में लेने लगे, मनी के फॉर्म में लेने लगे थे। दिस गेव पीपल अ वाइडर चॉइस फॉर वेज टू स्पेंड देयर अर्निंग एंड एक्सपेंडेड द मार्केट फॉर द सेल ऑफ गुड्स। इससे क्या हुआ कि लोगों को अपनी आमदनी जो या इनकम जो होने लगी, तो उस इनकम से या मनी के फॉर्म में जब अपनी सैलरी लेने लगे तो खर्च करने के लिए अधिक विकल्प होने लगे। अब वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार का फिर क्या हुआ? एक्सपेंशन होने लगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में मार्केट जो है वो बढ़ने लगा था। तो इस तरह से जब करेंसी का, मनी का एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ होने लगा तो मार्केट ने भी ग्रोथ करना शुरू कर दिया था। अब लोगों के पास ढेर सारे विकल्प थे, अपने मनी के आधार पर वो कोई भी चीज़ों को खरीद सकते थे, है ना। तो आपने क्लास 10th में बाटा सिस्टम को समझा होगा, ठीक। इन द 18th सेंचुरी इंग्लैंड हैड बीन थ्रू a major economic change later described as an agricultural revolution। बच्चों, 18th सेंचुरी में इंग्लैंड एक बड़े आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था, जिसे बाद में क्या कहा गया? एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, कृषि क्रांति कहते हैं जिसे। दिस वॉज द प्रोसेस बाय विच बिगर लैंडलॉर्ड्स हैड बॉट स्मॉल फार्म्स नियर देयर ऑन प्रॉपर्टीज एंड एनक्लोज द विलेज कॉमन लैंड्स, thus creating very large estates and increasing food production। इस प्रक्रिया में क्या होता था कि इस प्रक्रिया के द्वारा जो बड़े बड़े ज़मींदार थे उन्होंने अपनी ही संपत्तियों के आसपास छोटे छोटे खेत खरीद लिए, ठीक है। और गांव की जो एक सार्वजनिक ज़मीन हुआ करती थी ना, जिसमें लोग चरवाहे आकर के अपने पशुओं को चराया करते थे, उन सार्वजनिक जगहों को भी घेर लिया। अब इस प्रकार उनकी बड़ी बड़ी भू संपदाएँ हो गई। कॉमन लैंड को जब, विलेज कॉमन लैंड को भी जब उन्होंने अपने ज़मीन में शामिल कर लिया
thus creating a very large state. And in that states they produces food items. ओके, वो क्रॉप्स को वहाँ पर उसका प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। तो प्रोडक्शन एरिया जब बढ़ने लगा तो इसका जो लॉस था, उसका नुकसान था, वो किनको मिला? इनको मिला, वो थे लैंडलेस फार्मर्स, है ना, एंड दोज हु हैड लिव्ड बाय ग्रेजिंग एनिमल्स ऑन द कॉमन लैंड्स। जब कॉमन लैंड को ही वहाँ के लैंडलॉर्ड्स ने अपने कब्जे में ले लिया तो इन परिस्थितियों में उनको सर्वाइवल जो प्रॉब्लम थी वो फेस करनी पड़ी। अब जब वो अपनी आजीविका के लिए वो मुश्किलें देखने लगे, दे गो टू सर्च फॉर जॉब एल्सवेयर, तो फिर वो अपनी काम धंधा जो है उसको तलाशने के लिए मजबूर हो गए। एंड मोस्ट ऑफ देम वेंट टू नियर बाय टाउन्स, और उनमें से अधिकांश लोग अब आसपास के शहरों में चले गए थे। तो इस तरह से ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया उसके लिए कहीं ना कहीं जो वहाँ की मोनार्की थी या कह लीजिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी वो रिस्पॉन्सिबल थी। एंड बाय द यूज़ ऑफ मनी, ओके, जो 17th सेंचुरी में मनी का यूज़ किया जाने लगा एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दैट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। अब जो गुड्स हैं वो बेचे जा सकता था क्योंकि अब यहाँ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर मनी का इस्तेमाल हो सकता था। मनी का इस्तेमाल होने का मतलब यह है कि व्यक्ति किसी भी प्रकार के वस्तु को खरीद सकता था। बच्चों, इसके बाद जो एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन है, तो जो लोग कॉमन लैंड पर अपने या लैंडलेस फार्मर्स थे जो कॉमन लैंड का इस्तेमाल करते थे, है ना, ग्रेजिंग देयर एनिमल्स ऑन दैट कॉमन लैंड्स, अब जब इनके पास अपनी आजीविका छीन गई तो ये काम की तलाश में शहरों की ओर जाने लगे, और निश्चित तौर पर ये लोग एज अ वर्कर ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ में काम करना शुरू किए होंगे। अब हम समझते हैं टाउन्स, ट्रेड एंड फाइनेंस। Dear students, from the 18th century, many towns in Europe were growing in area and in population. बच्चों, 18वीं शताब्दी से यूरोप के बहुत से शहर क्षेत्रफल और आबादी दोनों की दृष्टियों से बढ़ने लगे थे। Out of the 19 European cities whose population doubled between 1750s and 1800, 11 were in Britain. यूरोप के जिन 19 शहरों की आबादी 50 सालों में यानी 1750 से 1800 के बीच में बढ़ी थी, उन 19 यूरोपियन सिटीज़ में 11 ब्रिटेन से थी। एंड द लार्जेस्ट ऑफ देम वाज लंदन, और उनमें सबसे बड़ा जो शहर था, सबसे बड़ा जो शहर था वो था लंदन, विच सर्व्ड एज अ हब ऑफ द कंट्रीज मार्केट, जो ब्रिटेन के देश के बाजारों का प्रमुख केंद्र था। बाकी बड़े शहर भी लंदन के आसपास ही स्थित थे जिनकी बात की जा रही है। एंड लंदन हैड आल्सो एक्वायर्ड अ ग्लोबल सिग्निफिकेंस। बच्चों, लंदन ने संपूर्ण विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। बाय द 18th century, द सेंटर ऑफ ग्लोबल ट्रेड had shifted from Mediterranean ports of Italy and France to the Atlantic ports of Holland and Britain. बच्चों, हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा है इटली के इम्पोर्टेंस के बारे में, जो मेडिटेरेनियन पोर्ट्स पर स्थित है। बच्चों, ये जो ग्लोबल ट्रेड था वो अब इटली और फ्रांस के वहाँ के पोर्ट से शिफ्ट होकर के अब हॉलैंड और ब्रिटेन में आ गया। जो मेडिटेरियन पोर्ट्स इटली और फ्रांस जिसके लिए वो इंडिकेट कर रहा है, तो ये अटलांटिक पोर्ट्स ऑफ हॉलैंड और ब्रिटेन में शिफ्ट हो गया। एंड स्टिल लेटर लंदन रिप्लेस्ड एम्स्टर्डम एज अ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लोन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। बच्चों, लंदन जो था, लंदन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ऋण प्राप्ति के प्रधान स्रोत के रूप में एम्स्टर्डम का स्थान ले लिया था। जो एम्स्टर्डम से जो लोन फाइनेंस होता था ट्रेड करने के लिए, अब उतना ही उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अब किसका बढ़ गया? लंदन का। यहाँ से अब इंटरनेशनल ट्रेड को कंडक्ट करने के लिए जो लोन चाहिए होता था उसके लिए अब सोर्स क्या हो गया? लंदन। लंदन आल्सो बिकेम अ सेंटर ऑफ अ ट्रायंगुलर ट्रेड नेटवर्क दैट ड्रीव इन इंग्लैंड, अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज। बच्चों, जो लंदन था वो इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच एक त्रिकोणीय व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र भी बन गया। बहुत सारी जो अमेरिकन्स और एशिया की कंपनी थी, है ना, ट्रेडिंग कंपनीज, उन्होंने अपने ऑफिसेज भी लंदन में ओपन कर लिए। ठीक,
In England, the movement of goods between markets was helped by a good network of river and indented coastline with sheltered by bays. बच्चों, हमने देखा कि किस तरह से लंदन का इम्पोर्टेंस बढ़ा। ठीक है, अब इसमें समझते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन को समझते हैं। तो इंग्लैंड में जो अलग अलग बाजार थे, विभिन्न बाजारों के बीच, अब ये जब गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन के रूप में नदी मार्ग का, ठीक है, ये रिवर्स नेटवर्क ऑफ रिवर्स, इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। और साथ ही साथ समुद्र तट की सुरक्षित खाड़ियों में पानी के जहाज़ों से भी सामान को इस तरह से उस तरफ ले जाया जाने लगा। जैसे जैसे रेलवे या रेल मार्ग का प्रसार होने लगा, जलमार्गों तक परिवहन स्थल मार्गों की तुलना में अधिक सस्ता पड़ने लगा। ठीक है, जब तक कि रेल मार्ग नहीं हो पाया था तब तक लोग वाटरवेज का इस्तेमाल कर रहे थे, विच वॉज चीपर एंड फास्टर देन बाय लैंड। ठीक, रेलवे के एक्सपेंशन के बाद तो वाकई ट्रांसपोर्टेशन ने और गति पाई थी, बट एज अर्ली एज 1724 इंग्लिश रिवर प्रोवाइडेड सम 1160 माइल्स ऑफ नेविगेबल वाटर एंड एक्सेप्ट फॉर mountainous areas, most places in the country were within 15 mile of a river. बच्चों, ये बड़ी खास बात है, ये इम्पोर्टेंट बात है कि चूँकि इंग्लैंड की नदियों के सभी नौचालनी भाग समुद्र से जुड़े हुए थे, तो इसलिए नदी पोतों के जरिए ढोया जाने वाला माल समुद्र तटीय जहाज़ों तक, जिन्हें तटपोत कहा जाता था, आसानी से ले जा सकते थे। तो इस तरह से जो वाटरवेज था, इसने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो है इसमें प्ले किया। जब तक कि रेलवे का एक्सपेंशन नहीं हो गया, जब तक कि रेलवे लाइंस को बिछा नहीं दिया गया, तब तक वाटरवेज का इस्तेमाल किया जाता था। अब हम समझेंगे बेटा यहाँ की जो फाइनेंस के बारे में। दिस सेंटर ऑफ द कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम वॉज द बैंक ऑफ इंग्लैंड, फाउंडेड इन 1694. By 1784, there were more than 100 provincial banks in England, and during the next 10 years, their number tripled. By the 1820s, there were more than 600 banks in the provinces and over 100 banks in London alone. बच्चों, जो देश की वित्तीय प्रणाली का प्रमुख केंद्र था वो था बैंक ऑफ इंग्लैंड, जिसको स्टेब्लिश किया गया 1694 में। 1784 तक इंग्लैंड में कुल मिलाकर 100 से अधिक प्रोविंशियल बैंक्स थे, प्रांतीय बैंक थे, और अगले 10 वर्षों में इनकी संख्या लगभग बढ़कर 3 गुना हो गई। ठीक, 1820 के डिकेड्स तक जो प्रोविंशियल बैंक्स थे, जो प्रोविंसेस थे, प्रांतों में 600 से अधिक बैंक थे। जो प्रांतों की बात कर रहे हैं, प्रोविंसेस की बात कर रहे हैं, वहाँ 1820 के डिकेड तक 600 से अधिक बैंक हो गए। और अकेले लंदन की बात की जाए तो वहाँ अकेले लंदन में 100 से अधिक बैंक थे। बड़े बड़े औद्योगिक उद्यम जो स्थापित करने और चलाने के लिए जितनी भी फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती थी, है ना, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती थी, वो इन्हीं बैंकों के द्वारा उपलब्ध कराए जाते थे। तो बच्चों, आपको ये फाइनेंशियल जो सिस्टम था वहाँ का, फाइनेंशियल सिस्टम में जो बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात की जा रही है, उसको आपको समझना चाहिए। द इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट ऑकर्ड इन ब्रिटेन फ्रॉम 1780s to the 1850s is explained partly by the factors described above. Many poor people from the village available to work in town, banks which could loan money to set up large industries and good transport network. बच्चों, जो 1780s के डिकेड से 1850 के डिकेड तक ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ, उसके कुछ कारण ऊपर बताए जा चुके हैं। ठीक है, फिर उसमें एक शामिल था, जैसे कि गांव से आए जो अनेक गरीब लोग थे, उनको शहरों में काम करने के लिए वो अब यहाँ पर उपलब्ध हो गए। ठीक, दूसरा था कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए जिस फाइनेंस की ज़रूरत थी, ऋण की, लोन की ज़रूरत थी, उसको उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर बैंक मौजूद थे। तीसरी बात यह है कि जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी व्यवस्था होने के कारण भी इन डिकेड्स में 1780s और 1850 के डिकेड में ब्रिटेन में औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन को इस्टेब्लिश किया जा सका। तो सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल
फाउंडेशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन। ओके, वो क्या क्या थे कि अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर्स, द मैनी पुअर पीपल केम फ्रॉम द विलेजेस, है ना, एंड दे नाउ दे वर अवेलेबल टू वर्क इन टाउन्स। नंबर 2, banks which could loan money to set up large industries, and number 3, good transport network. These are the important factor behind that. Okay, the following pages will describe two new factors. बच्चों जब हम अब आगे पढ़ेंगे तो इसमें 2 फैक्टर्स के बारे में बतलाया जा रहा है। नंबर 1, a range of technological changes that increase production levels dramatically. And number 2, a new transport network created by the construction of railways. प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की श्रृंखला जिसमें उत्पादन के स्तरों में अचानक वृद्धि हो गई, ये पहला कारक था। और दूसरा फैक्टर क्या था बेटा? एक नया परिवहन तंत्र जो रेल मार्गों के निर्माण से तैयार हो गया था। तो ये जो दोनों विकास क्रम के मामले में यदि बीच के समय को सावधानीपूर्वक देखा जाए तो पता चलेगा कि इन जो डेवलपमेंट या विकास क्रम था उनके व्यापक इस्तेमाल के बीच कुछ दशकों का अंतराल रहा, कुछ समय का, है ना। इसलिए कोई यह ना समझे कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कोई नया आविष्कार होते ही उद्योग में तत्काल उसका प्रयोग शुरू हो गया होगा, ऐसा नहीं है। इनोवेशन अगर हुआ है तो उसका तुरंत यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता, इमीडिएट उसका इंडस्ट्री में यूज़ नहीं किया जा सकता था। ठीक, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंतराल रहा होगा उसकी इनोवेशन से लेकर, इन्वेंशन से लेकर के उसके यूटिलाइजेशन के बीच में। बच्चों 18वीं सेंचुरी में कुल मिलाकर 26 इन्वेंशंस हुए, उनको रिकॉर्ड किया गया। आधे से अधिक आविष्कार 1782 से 1800 की अवधि में हुए और इन आविष्कारों के कारण अनेक परिवर्तन भी हुए। दिस लीड टू मैनी चेंजेस, वी शैल डिस्कस द 4 मेजर वंस। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द आयरन इंडस्ट्री, ठीक, द स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ कॉटन, द डेवलपमेंट ऑफ स्टीम पावर एंड द कमिंग ऑफ द रेलवेज। ये 4 इम्पॉर्टेंट या 4 मेजर चेंजेस थे जिसके कारण टेक्नोलॉजी में काफ़ी चेंजेस देखने को मिला। नंबर 1 वाज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द आयरन इंडस्ट्री, नंबर 2 द स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ कॉटन, नंबर 3 द डेवलपमेंट ऑफ स्टीम पावर एंड नंबर 4 द कमिंग ऑफ द रेलवेज। बच्चों इन चारों आविष्कारों के कारण अनेक परिवर्तन हुए। चार बड़े परिवर्तन थे, ठीक है, ये 4 बड़े परिवर्तन थे जो मैंने आपके सामने बतलाया। और जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को सेटअप करने में महत्वपूर्ण रोल निभाया वो भी मैंने आपको समझाया। बच्चों आज के इस एक्सप्लेनेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीक जब हमारी क्लास होगी तो कोल एंड आयरन इंडस्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ मैं उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद।